ऑफ गॉस लॉ के बारे में। अभी तक हम गॉस लॉ के अंदर इतनी बात समझ चुके हैं कि अगर कोई सरफेस, कोई क्लोज सरफेस हमारे पास में है तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके अंदर मौजूद जो चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, आपको उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या किसी कॉम्प्लेक्स चीज से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है तो वो हम कैसे गॉस लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे, फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मान के चलिए आपको एक वायर हमने दे रखी है, वायर है आपके पास में, और ये वायर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनफाइनाइट। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि सच में इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जो मेरे कंसीडरेशन की बात चल रही है, जिस जगह पे मैं कंसीडर करूंगा उसके कंपेयर में इसकी लेंथ काफी ज्यादा बड़ी है, राइट। तो मैं यहां पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ले रहा हूं। ये आपको जो बीच में वायर से ये जो दिख रहा है लाइन सी, ये एक वायर को रिप्रेजेंट कर रही है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको याद होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी कब आती थी, लेंथ के केस में आती थी, राइट। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, लैम्डा। मैंने माना कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, राइट। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस लेंथ के, इस छोटी सी लेंथ L के लिए, वैसे तो मेरे को क्या करना है, पता क्या करना है, इस पूरी इनफिनिटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है, लेकिन मैं इनफिनिटली लॉन्ग वायर को कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी वायर के अक्रॉस में एक छोटी सी लेंथ ले ली L, और इस लेंथ के अक्रॉस मैंने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करा। क्या करा, गॉसियन सरफेस। अब देखिए गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि जो चार्ज है वो उसमें सिमेट्रिकली आ सके, राइट। समझने की कोशिश, सिमेट्रिकली का मतलब क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो गॉसियन सरफेस है एक सिलेंडर की तरह है और चार्ज जो है बिल्कुल इसके एक्सिस से पास हो रहा है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक सिलेंडर है, इसको सिलेंडर मान लीजिए, गॉसियन सरफेस है, तो इसका जो बिल्कुल बीच से मैं अगर एक लाइन पास करता हूं तो वो इसका क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, और उसी एक्सिस पे ये वायर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये हर जगह से बराबर, यानी कि r डिस्टेंस मान लेते हैं, ये कर्व जो बनेगा इसका क्रॉस, ये r डिस्टेंस का होगा, ऊपर भी और नीचे भी, राइट। तो ये अपने आप में एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस है गॉसियन सरफेस, जो एक्सिस, जिसके एक्सिस पे ये वायर मौजूद है, राइट। तो अब हम इससे फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं, इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि इसमें सरफेस कौन सी है। जैसे एक सरफेस तो ये कर्व्ड पाथ है, आप देख सकते हैं जो कर्व्ड सरफेस होगी, जैसे कि अगर ये सिलेंडर है तो उसका ये जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस है, राइट। तो कर्व्ड सरफेस में इस तरीके से परपेंडिकुलर क्या आएंगे, इसके एरिया वेक्टर आएंगे। अगर मैं एक छोटा सा रीजन भी कंसीडर कर लेता हूं यहां पर, तो उसके परपेंडिकुलर क्या आएंगे, एरिया वेक्टर। यानी कि इस कर्व्ड सरफेस पे मैं कोई सा भी एरिया कंसीडर करूंगा तो उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, एरिया वेक्टर जाएगा, राइट। और अगर मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, जैसे कि अगर मैं इस साइड की बात कर रहा हूं यहां, तो इससे जो एरिया वेक्टर जाएगा वो बाहर की तरफ, आउटवर्ड इस तरफ जाएगा। आपको ये बात पता है कि गॉसियन सरफेस क्या होगी, क्लोज सरफेस होगी, और क्लोज सरफेस हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि एरिया वेक्टर जो होगा वो कैसे निकलेगा, आउटवर्ड्स निकलेगा, राइट। और इस तरफ वाला जो सरफेस होगा, यानी कि ये वाला सरफेस, इस तरफ वाला सरफेस, इससे भी बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड इस तरफ निकलेगा। तो यहां पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये वायर यहाँ पर किस तरीके से मौजूद है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि वायर जो है यहाँ पर इसके एक्सिस में पास हो रही है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, वो हर तरफ में होती है। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पर बिल्कुल एक कांटों की तरह ऐसे बाहर की तरफ इस तरीके से निकल रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर, हर पॉइंट पे ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ ऐसे निकल रहे होंगे, राइट, इस तरीके से ऐसे हर तरफ में निकल रहे होंगे। अगर मैं वायर को इन्फिनिटली लॉन्ग मान रहा हूं और मेरी गॉसियन सरफेस सिर्फ इतनी लेंथ की है, तो कहीं ना कहीं मेरी वायर इससे इस तरीके से एक्सिस बाहर निकल रहा होगा, यहां से ऐसे जा रहा होगा और यहां से ऐसे बाहर निकल रहा होगा, यानी कि मेरा जो वायर है वो यहां पे खत्म नहीं हुई है, वो इससे आगे भी कंटिन्यू चल रही है। ये जो खत्म हुई है, ये मेरी क्या खत्म हुई है, गॉसियन सरफेस खत्म हुई है, जिस लेंथ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन्फिनिटली लॉन्ग लेंथ के बारे में बात नहीं कर सकता, उसके बारे में मैं नहीं डिराइव कर सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकता। अब जब यहां से भी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक वायर निकल रही है, तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलेगी बाहर की तरफ ऐसे। तो देखा जाए तो इसका नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे इस तरीके से निकल रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे निकल रही है, राइट, ऐसे, ठीक है। तो हर पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे अगर जा रहा है तो भी 90 डिग्री है, ऐसे जा रहा है तो भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, राइट, हर पॉइंट पे 90 डिग्री है। किसके लिए, जब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस से एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं तो इस सरफेस से भी एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा बाहर की तरफ, और क्योंकि वायर अभी भी लॉन्ग है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आ रही होगी। तो इस सरफेस पे भी 90 डिग्री ही आ रहा है एंगल। ये देखिए आप, यहां से एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है इस तरीके से, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे इस तरीके से जा रही है। तो देयर इज 90 डिग्री बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहां पर भी 90 डिग्री आ रही है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से कैसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ की अगर मैं बात करूं तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अगर मैं इसकी सरफेस, कर्व्ड सरफेस की बात करता हूं तो यहां पर एरिया वेक्टर भी ऐसे निकल रहा होगा स्पाइक्स की तरह बाहर, ठीक है ना, कांटों की तरह, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि रेडियल या आउटवर्ड निकलती है तो वो भी इसी तरीके से कांटों की तरह बाहर निकल रही होगी हर पॉइंट पे। तो चाहे मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लूं, उसका एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूं, मुझे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में दिखाई देंगे। तो हमको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, एरिया वेक्टर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, राइट, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट। अब यहां पर अगर इन दोनों के बीच का एंगल सेम होगा तभी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो फ्लक्स देखने को नहीं मिलेगा, वो जीरो है उसका कंट्रीब्यूशन। तो जैसे कि मैं यहां पर आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, यहां पर आप देख सकते हैं ये एरिया वेक्टर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगी यहां पर, राइट, इस तरीके से जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री जा रहा है, राइट। अब 90 डिग्री जा रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, और ऐसा ही इस सरफेस में भी होगा तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस वजह से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, राइट। तो कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की, आप कहीं भी ले लीजिए, आप यहां पर लेंगे एरिया वेक्टर तो यहां पर यही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी। हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों इस केस में कर्व पाथ में दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी हर पॉइंट पर। तो यहां पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, E डॉट ds को E ds cos 0, सेम डायरेक्शन है तो एंगल 0 हो जाएगा दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो गया।
तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी, cos 0 1 हो जाता है। तो टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये ds जो है ये किसका एरिया है, छोटा सा कर्व पाथ का। तो जो टोटल एरिया क्लोज सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं वो ही मैं क्लोज सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड पाथ की बात कर रहा हूं। यहां पर ये पाथ नहीं आएगा, ये अगर मैं इस सिलेंडर की बात कर रहा हूं और उसमें एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं तो वो कर्व्ड पाथ पे ले रहा हूं, तो इसकी वजह से जो सरफेस एरिया मुझे टोटल निकालना है वो भी कर्व्ड का ही निकालना है। ये वाला और ये वाला इसमें कंसीडर नहीं होंगे क्योंकि इनकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात पता होगी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई r h। h उसमें हाइट होती है जो कि इस केस के अंदर ये लेंथ हो जाएगी। तो मैं यहां पर इसको क्या कह सकता हूं, E = 2 पाई r l हो जाएगी। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द वायर फॉर लेंथ l लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, E × 2 पाई r l हो जाएगा। लेकिन गॉस थ्योरम ने भी ये बात कही है कि जो फ्लक्स होता है वो Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। जो भी क्लोज सरफेस आप एज्यूम कर रहे हो उसके अंदर जितना भी चार्ज मौजूद है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ये जो हमने निकाला है मैथमेटिकली निकाला है, ये गॉस थ्योरम बोल रहा है। अब गॉस थ्योरम कह रहा है Q इनसाइड, तो Q इनसाइड किसकी होना चाहिए, इसी गॉसियन सरफेस की होना चाहिए क्योंकि क्लोज सरफेस क्या है, यहां पर गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंडर में जो चार्ज आ रहा है वो हम कंसीडर करना है। लेकिन सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना आ रहा है। तो वो कैसे निकलेगा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा होगी। तो लैम्डा मुझे यूनिट लेंथ की चार्ज बता रही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, यूनिट लेंथ का चार्ज कितना ये बताता है। तो अगर मुझे इस लेंथ का चार्ज निकालना है तो Q इनसाइड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा × L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहां Q इनसाइड क्या है, इस लेंथ की गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है और इस लेंथ या ये लेंथ कितनी L है। मुझे पता है पर यूनिट लेंथ लैम्डा चार्ज होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है तो वो लैम्डा है। उसको मैंने अपनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज मेरी लेंथ के अंदर जितना मैंने कंसीडर करा लेंथ को उस लेंथ के अंदर कितना चार्ज है वो मुझे लैम्डा × L से मिल जाएगा। तो Q इनसाइड आ गया लैम्डा × L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स आ रहा है गॉस थ्योरम से, ये फ्लक्स आ रहा है आपका मैथमेटिकली, दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड × 2 पाई r l = लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट × r। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ वायर इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। क्या मतलब बना इस बात का, आप समझिएगा इस बात को। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी L पर डिपेंड नहीं कर रही। L क्या था, वो लेंथ जो मैंने यहाँ पे गॉस सरफेस की एज्यूम करी थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी उस लेंथ पे एज्यूम नहीं हो रही, उस लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी इनफाइनाइट लेंथ के लिए, देखिए मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता था, मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इनफाइनाइट वायर की नहीं निकाल सकता था, लेकिन गॉस थ्योरम ने मेरे लिए काम आसान कर दिया। क्या करा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल ली, इस तरीके से आपके सामने मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब ये L पे डिपेंड नहीं करती, पूरी इनफाइनाइट वायर के लिए है, मतलब पूरी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस ये किस बात पर डिपेंड करती है, R पर डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि सपोज कीजिए आप R डिस्टेंस के पॉइंट पे थे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आएगी। अगर आपका ये R डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि आप इस वायर से दूर चले जाते हैं, देखिए ध्यान से, ये अगर एक वायर है और आप इसके R डिस्टेंस यानी कि यहां पर मौजूद हैं, तो इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर इस पॉइंट पर मिल रही होगी। लेकिन ये R डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, अब आप यहां पहुंच चुके हैं, तो इसकी वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि R बढ़ जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, राइट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस R पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप इस वायर से कितने पास या कितने
दूर है, तो पास या दूर जाने पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क आ रहा है, लेकिन इस इनफाइनाइटली वायर की लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। मतलब अगर आप इस पॉइंट पर देख रहे हैं r डिस्टेंस पे, तो चाहे आप यहां देखें चाहे आप इनफाइनाइटली दूर यहां देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आप यहां देखें चाहे इनफाइनाइटली दूर यहां देखें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी r डिस्टेंस पे यहां है उतनी r डिस्टेंस पे यहां पर भी रहेगी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चीज यूनिफॉर्म है। लेकिन जैसे ही r डिस्टेंस आपने इधर बढ़ा दिया, ये वायर से दूरी बढ़ गई आपकी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि लैम्डा हमने यहां पर जो लिया वो पॉजिटिव चार्ज के लिए लिया था, तो जब तक लैम्डा पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, मतलब रेडियली आउटवर्ड रहेगी। बात समझ में आ रही है? अगर लैम्डा पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन जैसे ही लैम्डा नेगेटिव हो जाता, यानी कि अगर मान के चलते इस पे पॉजिटिव चार्ज ना होकर के नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये ना आकर के माइनस में आती। माइनस में आने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ना होकर के रेडियली इनवर्ड, यानी कि ऑब्वियसली आपको पता है वायर पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो रेडियली इनवर्ड आ रही होती इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे इस तरीके से आ रही होती, इसमें अंदर की तरफ आ रही होती, राइट। तो यहां पर क्या बात कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपने यहां पर जो चार्ज लिया है वो कैसा लिया है, मतलब आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है या नेगेटिव चार्ज लिया है, इस बात पे भी डिपेंड करती है, राइट। तो जितना ज्यादा आपकी चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे लगता है आपको ये चीज पूरी से समझ में आ गई होगी कि किसी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकाली जाती है। अब हम आगे और कई सारी एप्लीकेशंस देखेंगे जो जिसके बेसिस पे हम और इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में